हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कॉलोइडल सॉल्यूशन और सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं एड्सॉर्प्शन एंड कैटालिसिस। जो कैटलिस्ट होते हैं इनकी कैसे रिएक्शंस होते हैं, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ये सब हम इस सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले होता क्या है एड्सॉर्प्शन। एक इसका सिमिलर वर्ड है एब्जॉर्प्शन जो हम ज्यादा सुनते हैं, लेकिन हमें देखना है एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन जो होता है सरफेस फिनोमिना होती है। अगर कोई भी सरफेस पर अगर किसी भी पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है, आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, वो उससे अटैच हो रहे हैं, उस सरफेस पर अटैच हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट द सरफेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्स इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सरफेस, ये जो सरफेस होती है किसी भी पार्टिकल्स की, वहां पर एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट जैसे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन, वैसे यहां पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट मिलकर बनता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्बेट जिसको एड्सॉर्ब होना है, जैसे सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में जैसे होता है सोल्यूट, वैसे यहां होता है एड्सॉर्बेट। ठीक है, कह सकते हैं हम द सब्सटेंस गैसेस और लिक्विड विच आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, जैसे इसको कंपेयर कर लो, सोल्यूट से कंपेयर कर लो एड्सॉर्बेट को, और सॉल्वेंट से कंपेयर कर लो एड्सॉर्बेंट को। एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट मिलता जुलता भी है, सॉल्वेंट इस तरह से। तो ये एक्सेस में होगा और ये लेस अमाउंट में होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम एक चौक की बात करते हैं, एक चौक है, व्हाइट चौक जो होता है जो हम बोर्ड पर लिखते हैं, अगर इस पर थोड़ी सी इंक लगा दी जाए ऊपर, तो वो जो इंक है वो इस सरफेस पर फैल जाएगी। तो इंक जो है वो तो है एड्सॉर्बेट, और जो चौक है वो हो गया एड्सॉर्बेंट। चौक एक्स ज्यादा बड़ा है एब्सॉर्बेंट, इंक थोड़ी सी है एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट देखें इसके बाद में एड्सॉर्प्शन, ये है एब्जॉर्प्शन, वो तो था एड्सॉर्प्शन, बस इसमें डी और बी का ही डिफरेंस है थोड़ा सा। ये नाम प्रोनाउंसिएशन में भी ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं, तो बस बी और डी का। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है ये पूरी एक कंप्लीट मॉलिक्यूल, मतलब जितना भी हमने, जैसे चौक है, अगर इस चौक में जो इंक है केवल सरफेस पर है तो एड्सॉर्प्शन, लेकिन अगर वही इंक पूरे चौक में फैल गई अंदर तक, यानी पूरा का पूरा चौक इन्वॉल्व हो गया, तो वो रिएक्शन वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। यानी सरफेस इन्वॉल्व हो एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट वॉल चौक जो था। सॉर्प्शन, सॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहे हो, सरफेस पर भी आ रहा हो और अंदर भी जा रहा हो, एक साथ हो रहे हो, तो इसको हम कहेंगे सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन अपोजिट हो जाएगा, जब सरफेस के अंदर जा रहा था तो एड्सॉर्प्शन, सरफेस से बाहर वापस आ जाए तो डिसॉर्प्शन, यानी रिमूवल ऑफ एब्सॉर्बेंट। नेक्स्ट इसके बाद ये जो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, जो हम कह रहे थे कि नाम भी एक जैसे हैं, सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, बस बी और डी का डिफरेंस है, इसमें और क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एड्सॉर्प्शन की बात करें। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज और लिक्विड एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन हाई रहेगी क्योंकि वहीं तो आके एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे के जो इंटरनल जो जितनी भी जो भी मॉलिक्यूल है उसमें पूरे में वो डिपॉजिट रहेगा, जो भी कंपाउंड हमने ले रखा है, जो मेटेरियल ले रखा है पूरे में। इट इज रैपिड इन बिगिनिंग एंड स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। जो स्टार्टिंग होती है सरफेस के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होता है, बहुत जल्दी जल्दी एड्सॉर्प्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है वो स्लो होता जाता है, क्योंकि जो सरफेस है उस पर कंसंट्रेशन हाई हो गई है। अगर कंसंट्रेशन हाई हो गई है तो वहां पर जो पार्टिकल्स है उनका डिपोजिशन, उनका अटैचमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर एब्जॉर्प्शन में देखें तो इसमें यूनिफॉर्म रेट में होता है, यानी जो भी लिक्विड या गैस है वो एब्जॉर्ब होते ही चले जाते हैं कंटिन्यूअसली। इट इज ए सरफेस फिनोमिना, जैसा हम जानते हैं एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है
और एब्जॉर्प्शन जो है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है जिस पर हम किसी लिक्विड या गैसेस को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। फास्ट प्रोसेस, इट इज फास्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, क्योंकि केवल सरफेस पर होना है बहुत स्पीड से हो जाएगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि पूरा मटेरियल इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन है जिसको हम सरफेस फिनोमेना कह रहे हैं, इसको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और वो दो कैटेगरी कौन सी हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्यों है फिजिकल केमिकल? ये हम फर्स्ट लाइन से देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है इट इज कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स कोई केमिकल प्रोसेस नहीं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, हम ये कह सकते हैं ये कोई मतलब रिएक्शन से बनने वाला बॉन्ड नहीं है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन जो है अगर केवल सरफेस पर हो रहा है तो एड्जॉर्प्शन, और अगर केवल अट्रैक्शन है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, तो इसको कहेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल में ये बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन से जो बनता है इसको हम कहेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पार्ट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जैसा हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसी में भी हो सकता है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहां पर हम कहें इट इज हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है, बॉन्ड सब में नहीं बनता, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में ही बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट देखें, इट इज रिवर्सिबल। अगर केवल जो सिंपल अगर हम कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है, लेकिन अगर बॉन्ड बन गया तो ये इरिवर्सिबल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, क्योंकि सिंपल अट्रैक्शन है, तो ये जो वैल्यू है ये 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और यही वैल्यू अगर एड्जॉर्प्शन केमिकल वाले में देखें जिसमें बॉन्ड बनना है, यहां पर ये 200 से 400 किलो जूल पर मोल जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, यानी इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। अट्रैक्शन के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए अट्रैक्शन के लिए, लेकिन अगर बॉन्ड बनाना है तो वहां पर अपने को एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट इसके बाद में है इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। अगर हमने प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो जैसे पहली सरफेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आकर अटैच हुई थी, उसके ऊपर सेकंड लेयर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहां बॉन्ड नहीं बनाना, सिर्फ अट्रैक्शन होना है तो मल्टी लेयर्ड बन जाएगा, लेकिन यहां तो बॉन्ड बनाना था, तो यहां मल्टी लेयर नहीं, ये यूनिलेयर की फॉर्म में ही रहेगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इसके बाद ये अगर हम देखें कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी भी एड्जॉर्प्शन पर, जैसे हमने प्रेशर की अभी बात करी कि मल्टी लेयर या यूनिलेयर, इन सब में टेम्परेचर का भी रोल आता है, कंसंट्रेशन का भी, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इसमें एड्जॉर्प्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्रेशर से बनते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और वो प्रेशर है एड्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक नाम दे दिया हमने इसको, जो ग्राफ बनता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। जैसे ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ग्राफ हमने बनाया x/m और प्रेशर में। ये x/m क्या है? x/m है, यहां पर हम कह सकते हैं मास ऑफ एड्जॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। जैसा अगर हम एक सिंपल सॉल्यूशन के लिए वर्ड यूज करें, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, यहां पर एड्जॉर्बेट अपॉन एड्जॉर्बेंट। इसमें अगर हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके बाद ये स्लोप बनाता है, कर्व बनाता है, और हाई कॉन्सेंट्रेट जो प्रेशर है, हाई प्रेशर, इस पर यहां पर हम कहें कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है एक तरह से, ये कहीं कांस्टेंट हो जाता है। हाई प्रेशर पे कांस्टेंट, लो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मिडिल जो इंटरमीडिएट है यहां पर ये एक स्लोप बनाते हुए, एक कर्व बनाते हुए। देखें इसमें, तो इसके लिए हमने क्या किया है
एक ग्राफ लिया है और वो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच नाम दे दिया उसी का, और इसमें हमने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था x/m इज प्रोपोर्शनल टू p, यहां पर हमने एक कांस्टेंट ले लिया k और p की पावर 1/n। ये फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग है ये ग्राफ जो है। अब इसमें देखें इसने क्या कहा है कि k एंड n ये कांस्टेंट है, k कौन सा ये वाला और n जो है 1/n वाला, ये कांस्टेंट होते हैं और ये एडजॉर्बेंट और इसके एडजॉर्बेंट जो होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट इनकी नेचर पे डिपेंड करता है k एंड n। तो यहां पर हम देखें इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस x/m इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। तो जैसे जैसे यहां पर हम देखें x/m, यहां पर प्रेशर इंक्रीज तो x/m इंक्रीज, लेकिन जब हाई प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ऐसे में हाई प्रेशर पर ये x/m कांस्टेंट हो जाता है। एक बार हम वापस पीछे वाला ग्राफ देखें तो यहां पर यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और हाई प्रेशर पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये था जो पार्ट था एडजॉर्प्शन। अब इसका एक और पार्ट है कैटालिसिस। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, मतलब चेंज कर दे, उसमें स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। तो यहां पर हम देखें द फिनोमिना इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज अल्टर्ड मतलब चेंज हो जाए, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, और जो प्रेजेंट रहेगा सब्सटेंस इसी को हम बोल देंगे कैटलिस्ट। ये फिनोमिना हो गई कैटालिसिस। और यहां पर हम देखें इस कैटलिस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। यहां होमोजीनस हेट्रोजीनस का मीनिंग क्या है? होमोजीनस का मतलब यह है कि जिसका कैटलिस्ट, जिसको हमें कैटलाइज्ड कराना है, जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो सेम फिजिकल स्टेट में है, तो वो होमोजीनस होगा। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट अगर डिफरेंट स्टेट में है तो वो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद में टाइप ऑफ कैटलाइसिस। वो तो था कैटलिस्ट का टाइप, और ये कैटलाइसिस ये फिनोमिना का टाइप है। अब ये फिनोमिना पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करें। नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दें, क्योंकि दोनों चेंज हो सकते हैं। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें रिएक्शन में कोई बनने वाला कंपाउंड ही रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ऑटो कैटलिस्ट का एग्जांपल हम एस्टरिफिकेशन में भी देख सकते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा के रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इसका मतलब हो रहा है कि एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को इंड्यूस करे। दो रिएक्शन हो रही हैं जिसमें एक रिएक्शन ने दूसरी रिएक्शन को इंड्यूस कर दिया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया। एक रिएक्शन दूसरे, कॉम्बिनेशन लेते हैं रिएक्शंस का इसमें। अब कहां इसका यूज है कैटलिस्ट का यूज अगर हम देखें तो कुछ रिएक्शंस हमने देखी हैं जिसमें कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, जैसे हेबर प्रोसेस जिसमें अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, और हेबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन और मोलिब्डेनम। कैटलिस्ट Fe होता है, मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर यानी एनहांस करता है कैटलिस्ट को। नेक्स्ट है इसके बाद ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड अपने को बनाना है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, और प्लेटिनम गेज इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट। नेक्स्ट है इसके बाद चेंबर प्रोसेस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 आपको चेंबर प्रोसेस से बनाना है। यहां कैटलिस्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब है कि जो काम में ले रहे हैं वो भी गैसेस हैं और जो कैटलिस्ट है वो भी गैस है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, H2SO4 को हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस से भी बना सकते हैं, और जिसमें कैटलिस्ट लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। नेक्स्ट है इसके बाद में मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जो हम बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, इसमें ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन है। ये प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन, और प्रोसेस हाइड्रोजनेशन इसमें जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं
वो कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई एक ले सकते हैं। कॉपर भी इसमें एक प्रोमोटर का काम करता है। ठीक है, ये भी हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट, इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक, एक और स्मॉल टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है जियोलाइट। जियोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, वहां हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी देखेंगे इसको भी हम। क्या है जियोलाइट? जियोलाइट है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव यानी जियोलाइट के अंदर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जियोलाइट को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टोन है जिसमें पोर्स हैं, यानी एक ऐसा पत्थर है जिसमें छोटे छोटे छेद है। एक पत्थर जिसमें छोटे छोटे छेद हों, एयर भरी हो जिसमें, उसको नाम दे देते हैं हम, कॉमन लैंग्वेज में उसको हम कह सकते हैं जियोलाइट। तो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। उस पोर की साइज के अगर कोई रिएक्टेंट हैं तो वो तो इसमें रिएक्शन कर जाएंगे, और जो उस पोर साइज के नहीं है वो नहीं करेंगे, इसलिए कहा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट आर माइक्रोपोरस सिलिकेट्स। सिलिकेट्स हैविंग जनरल फॉर्मूला दिस। तो सिलिकेट्स हैं ये माइक्रोपोर्स, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं। MX/N AlO2 SiO2 YM, ये सब इसमें क्या है, जियोलाइट का फॉर्मूला है। यहाँ M जो है ये अदर मेटल्स हो सकते हैं, जैसे सोडियम ले लेंगे तो सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, M की जगह पोटेशियम ले लेंगे, पोटेशियम सिलिकेट बन जाएगा, सिलिकेट। और दो जो रिएक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ कैविटी, यानी जो हमने कहा था ना पोर साइज, कैविटी साइज, जिसको केजेस या कैविटी साइड कहें, उस पर डिपेंड करेंगे। इसके बाद हमने देख रखा है ए स्पेशल कैटलिस्ट। इसी का एक स्पेशल कैटलिस्ट है जियोलाइट का ही, ZSM5। ZSM5 एक जियोलाइट है जिसका यूज हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट, गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल या फ्यूल, एक तरह से पेट्रोल फ्यूल। तो एल्कोहल को ये डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं, GSM5। तो दोस्तों ये था सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट था एड्जॉर्प्शन एंड कैटालिसिस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।